हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में एक रफ आइडिया हम लोगों ने जाना था कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोगों को आइडिया हो चुका था। और इसी बीच हम लोगों ने ये भी सीखा कुछ इंपॉर्टेंट सब चीज, जैसे कि एक था रेस्पिरेशन के बारे में, उससे रिलेटेड वो हम लोगों ने सीखा और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि अभी और डिस्कशन होना होगा हम लोगों का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो आज का क्लास किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये देखिए। आज की क्लास में डिस्कस ये होगा कि आपके एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे अपने बोर्ड के लिए। आपके प्रीवियस क्लास 9th क्लास 8 जो भी क्लास रहा हो, वो आपके स्कूल का एग्जाम होता था। स्कूल के एग्जाम में अभी भी होगा। स्कूल के एग्जाम में हमेशा क्या होता है, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनका जो क्राइटेरिया होता है, वो अपने जिस ढंग से चाहते हैं क्वेश्चंस को देना वो देते हैं। और बहुत सारे स्कूल्स में क्लास 9th 8 सब में एनसीईआरटी मैंडेटरी नहीं रहता है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 10th का तो उसमें तो एनसीईआरटी एकदम कंपलसरी है। तो अभी आपको ये देखना है कि इस बुक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो अब क्या है कि ये देखना है कि किस तरह से हम लोगों को वो सेंटेंस कैसे देखना है, सारा लाइंस कैसे देखना है बुक्स का, वो सारा चीज सीखना है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कितना लंबा लेक्चर जा रहा है, अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी देखिए क्या है कि आपका ये अभी साइंस का पहला चैप्टर हुआ है। तो आप यहाँ पर ये चीज देखिए कि जो भी चीज आपको सिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है, कैसे क्या सिलेबस होता है, ये बार बार रिपीट नहीं होने वाला है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में जो भी होगा चीज को बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेक्चर जो है वो आपका ज्यादा जाएगा। तो पेशेंस बना के रखिए, सबको पेशेंस बना के रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। हो जाएगा सब चीज, आपके टाइम के मुताबिक सारा चीज कंप्लीट होगा। और कभी भी आप बहुत फास्ट में मत जाइए, किसी भी चैप्टर्स को जल्दी जल्दी स्किप मत कीजिए। आप ठहर के पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आप ऐसे पढ़िए कि अगर आप उस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं तो उस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना पाए, ऐसा पढ़ाई कीजिए। तो अभी है टाइम, 2 से 3 लेक्चर और लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक ये होगा हम लोगों का कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका था, वो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो था वो हमारा जो रिएक्शन था सबसे पहला, उसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होमवर्क भी मिला था, बहुत लोगों ने अच्छे से अपना वर्क किया है, होमवर्क सबमिट हुआ है, बहुत अच्छा। बस टाइम पे होमवर्क को सबमिट करते रहिए। अब आगे देखिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है आप सभी को पता चल चुका है। फॉर्मेट क्या था, A+B AB, है ना। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस रहते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। अब देखिए आपको इस चैप्टर में क्या देखना है कि जितना भी टाइप ऑफ रिएक्शन है, उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो भी केमिकल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपको वो कैसे पढ़ना है। एक तो रिएक्शन जानना ही जानना है, बैलेंसिंग करना ही करना है, साथ ही साथ फिजिकल स्टेट भी ध्यान में रखना है। और अगर उस रिएक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर बताया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो वो भी ध्यान में रखना है। देखिए जैसे ही अभी ये चारों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का जितना भी केमिकल रिएक्शंस आपके बुक में है एनसीईआरटी में, वो डिस्कस करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि आपको 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर जाए या रिसेंट का भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर जाएंगे। आप देखेंगे इस टॉपिक से जितना भी बोर्ड का क्वेश्चन आया होगा आपसे बनेगा। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपको भी दिखाएंगे कुछ क्वेश्चंस कैसे रहता है, यहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो है कि जब क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये स्लेक्ट लाइन देता है और साथ में
हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसका कॉमन नेम क्विक लाइम, ठीक है, और इसका स्लेग्ड लाइम, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है। चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं, ये आप लोग का काम है इसको चेक करना। ये पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है। अभी इस रिएक्शन पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। डिस्कशन क्या है? सबसे पहला चीज कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पहले एकदम क्लियर दिख रहा होगा, A प्लस बी गिव्स AB, दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड मिला है। अभी देखिए, अब इस रिएक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका कॉमन नेम होता क्या है, बहुत सारे कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है, ठीक है, और जो है केमिकल नेम तो होता ही होता है। जैसे इसका केमिकल नेम क्या होगा, ये सब अब आप जानते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये केमिकल नेम हो गया, जो उसके सिंबल को, जो नाम है उसको देखकर। और इसका अगर आते हैं हम लोग केमिकल नेम में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ठीक। अभी देखिए, होता कि आपको कॉमन नेम इसलिए याद रखना है कि हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना पूछकर, ये ना, जैसे अगर ऐसे पूछता है कि केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड कॉम्बाइंस विथ वाटर, देन व्हाट विल हैपन। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया कि इफ क्विक लाइम इज एडेड इनटू वाटर देन व्हाट विल हैपन, तो आपको क्विक लाइम पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं। तो इसीलिए कॉमन नेम को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक। अब देखिए, आते हैं अभी यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब एकदम जनरल लैंग्वेज में आते हैं। क्विक लाइम जो यहां आप देख रहे हैं, इसको हिंदी में एकदम, जो जिससे आप समझ सकते हैं, चूना, चूना बोलते हैं। व्हाइट व्हाइट होता है, पान में भी दिया जाता है, व्हाइट कलर का, है ना। तो वो जो खाते हैं ना, टोबैको खाते हैं, उसमें जो है देते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, वो जो व्हाइट कलर का होता है वो चूना होता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आप ये देखें कि ये जो है ना सॉलिड स्टेट में रहता है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट में S, और वाटर तो लिक्विड, जब पानी मिल गया तो एक्वस। ये देखिए, इसका फिजिकल स्टेट के बारे में भी डिस्कशन कर लिए। तो फिजिकल स्टेट हो गया, कॉमन नेम हो गया, और इसका केमिकल नेम डिस्कस हो गया। अब देखिए रिएक्शन क्या है। घर में व्हाइट वॉशिंग होता है, हिंदी में बोलते हैं ना पोचारा कराते हैं, जो व्हाइट वॉश किया जाता है। तो आप देखे होंगे घर में जब भी होता है, तो जब इसको व्हाइट वॉश करा जाता है तो बहुत ही सॉलिड टाइप, एकदम स्टोन टाइप का, जो है रॉक टाइप का व्हाइट व्हाइट रहता है, जो कि ये क्विक लाइम है। इसको क्या करते हैं, वाटर में वो डिजोल्व कराते हैं, इसको चूना को। जैसे ही वाटर में डिजोल्व कराते होंगे तो आप देखे होंगे तुरंत ही क्या होता है, उससे धुआं निकलने लगता है और पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हीट स्टोर था, वाटर में जैसे ही गया तो क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ, वाटर को गर्म भी कर दिया। अब जो चूना और पानी का जो सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। और फिर इसी को क्या करने लगे, वो व्हाइट वॉश, वॉल सब पर व्हाइट वॉश इस तरह से करने लगे। तो अभी देखिए और क्या चीज सीखे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, तो आप बोलेंगे कि इट फॉर्म्स स्लेक्ट लाइम एंड रिलीजेज हीट। क्लियर? यहां से ये बात क्लियर हो गया, कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में डू यू नो में दिया हुआ है, ये आपको खुद खोजना है कहां है बुक में, क्या है, ये आपका काम है। डू यू नो में एक बात दिया हुआ है, वो जानना जरूरी है। अभी ये ऐसे करके नहीं आप चल सकते कि डू यू नो सिलेबस में नहीं रहता है। कुछ कुछ चैप्टर्स के डू यू नो भी आपके सिलेबस में है, तो वो बता दिया करेंगे किस चैप्टर का डू यू नो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए यहां तक ठीक है। अभी देखिए क्या है, जब व्हाइट वॉश कर दिया जाता है तो बहुत एकदम प्रैक्टिकल चीज, इसीलिए बोला जाता है ना कि आपके घर में जो भी चीज या सराउंडिंग में जो भी देखते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए।
ऑब्जर्व करेंगे तो आप साइंस को बहुत हद तक ऐसे ही सीख जाएंगे। ताकि अगर आप देखे हुए रहेंगे ना, रिलेट अगर कर देंगे अपनी स्टडी में, और आप पहले भी अगर देखे हुए थे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा और सब चीज एकदम समझ में आएगा और मजा आएगा पढ़ने में। तो अभी देखिए क्या होता है, जब व्हाइट वॉश चूना कराया जाता है वॉल पे, जिस दिन चूना कराया जाता है उस दिन जो वो वॉल है, जो दीवार है, वो उतना साइन नहीं करता है, उतना व्हाइट नहीं साइन करता है। लेकिन चूना कराने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो ज्यादा व्हाइट साइन करता है, ज्यादा चमकने लगता है वॉल। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है कि अगर व्हाइट वॉशिंग किया जाता है वॉल पर तो 1-2 दिन के बाद या 3 दिन तक वो तब क्यों व्हाइट साइन करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो डिस्कस करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कि वॉल है, वॉल पर ये लग गया, स्लेट लाइन लग गया। तो अब स्लेट लाइन लग गया है, वॉल पर लग गया है, ठीक है। और आपके सराउंडिंग में CO2 है ना, ये CO2 भेज रहे हैं ना, तो आपके सराउंडिंग में CO2 है। तो अब देखिए वॉल पर जब आप इसका पुताई कर दिए हैं तो अब क्या हुआ, जो CO2 है, ये सब CO2 वॉल के साथ कांटेक्ट में आया। मान लीजिए ये वॉल है, वॉल के कांटेक्ट में CO2 आया। तो अब वॉल पर तो इसका लेयर है, तो वॉल पर जब इसका लेयर है तो CO2 किसके कांटेक्ट में आया, तो CaOH के Wol2 के कांटेक्ट में आया। तो अभी ये देखिए रिएक्शन अब ऐसा होगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ट लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। और अभी देखते जाइए इसका नाम और क्या क्या है। इसको मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल का फॉर्मूला अगर पूछे तो यही चौक होता है ना, जिसे चौक से लिखते हैं, चौक का भी फॉर्मूला होता है यही, ठीक है। एग्स सेल, जो अंडा का व्हाइट वाला जो छिलका होता है ना, छिलका व्हाइट वाला, उसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3। ये सब आप देखिए, जो चारों नाम है ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर इसके केमिकल नेम पर आए तो केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। किसी भी चीज का एक से ज्यादा अगर नाम है तो एकदम ध्यान में रखिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पड़ता है। तो अभी अब समझते हैं, क्वेश्चन हमारा था कि 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्यों जो है वॉल तब साइन क्यों करता है, जिस वक्त करते हैं उसमें व्हाइट वॉश तभी क्यों नहीं करता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि 2 दिन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड दीवार के कांटेक्ट में आया, तो यानी इसके कांटेक्ट में आ गया, तो ये इसका फॉर्मेशन कर देता है वॉल पर। किसका लेयर आ गया आप दीवार पर, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये क्या है आप देख लीजिए, अगर जिसको भी आप देखें, जिससे कि आप समझ सकते हैं, एक सेल देखिए कितना व्हाइट होता है, चौक कितना व्हाइट होता है। तो अब जब भी ये इसका लेयर कहीं पे भी आएगा तो वो बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है। इसीलिए 2-3 दिन बाद आपका जो वॉल है थोड़ा व्हाइट एकदम ऐसा दिखने लगता है। और साथ ही साथ क्या होता है, आप जब देखेंगे व्हाइट वॉश किया जाता है ना, तो उसमें वाटर बहुत ज्यादा रहता है वॉल पर, है ना। तो अब क्या होता है कि वाटर भी निकल जाता है ना, प्रोडक्ट साइड में वाटर। तो अब देखिए कुछ हीट के साथ, हीट पड़ने के कारण भी क्या होता है कि वाटर जो है वहां से हट जाता है। तो वाटर अगर किसी चीज से सूख जाएगा ना तो वो और ज्यादा चमकेगा। तो ये फाइनली देखिए आपका यहां से जो है ये दोनों रिएक्शन इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आप अगर इस तरह से पढ़ लेंगे तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने वाला है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको देखना है। तो फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, आगे जो है स्लाइड को चेंज करते हैं, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उस पर आते हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए अब हमारा दूसरा है, आ जाते हैं डिकम्पोजिशन में, कॉम्बिनेशन में। और जो भी रिएक्शंस है आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में जो देखिए, जो है आप उसको एक जगह लिख लीजिए। जो भी अभी आपको जितना बात बताया आपके नोट्स में ये सारा चीज नोट डाउन हो जाना चाहिए।
लिख लीजिए, बुक में भी आप देखिए, कंफर्म कर लीजिए, उसको भी पढ़िए, जो बात बताए उसको भी लिखिए। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आते हैं, तो इसके बारे में पहले ही पता चुके थे आपको। फॉर्मेट ए बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये एक सिंगल से 2 या 3 में टूट जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन था ना कि कैसे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन से ये जस्ट अपोजिट है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देके समझाना है। ये आपके बुक में क्वेश्चन है और जो है आपको होमवर्क भी दिए थे, तो आप कोशिश क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपका कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके लिए आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए दोनों के लिए जो सेम इक्वेशन रहे। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल क्या दे दीजिएगा, जैसे ये वाटर है ना, वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये इसमें टूट जाता है, ठीक। और वही अगर कॉम्बिनेशन में दिखाना है तो अगर ये दोनों आपस में जुटता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन के लिए जब आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो सेम ही इक्वेशन ऐसा दीजिए जो कॉम्बिनेशन भी हो सक रहा है और डिकम्पोजिशन भी हो सक रहा है, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से होगा, मार्क्स बहुत अच्छे से आएगा। तो ऐसा वाला ही रिएक्शन आप जो है उसमें दे दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सारा बात? तो चलिए आते हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चारों रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और आपके एनसीईआरटी बुक में इसमें बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस दिया हुआ है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज आपको ध्यान में रखना है। और बोर्ड में क्वेश्चंस जो है इस वाले रिएक्शन से बहुत बार आया है। क्या क्या आया वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ऐसा तैयारी कर लेना है, इतना जानकारी जान लेना है हर रिएक्शन के बारे में कि क्वेश्चंस अगर आए तो सब बन जाए। तो देखिए सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आए तो वो है FeSO4 जो आपके एनसीईआरटी में है, Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ठीक है। यहां पर है हीट, इसको फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है ना, ये सब जानते हैं आप लोग। और ये देखिए 3 ऑक्सीजन लग गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको बोलते हैं। अब यहां इसको ट्राइऑक्साइड बोल दिए, लेकिन इसको नहीं बोल देंगे कार्बन ट्राइऑक्साइड, जिसको जैसा नाम है उसके लिए वही नाम यूज करते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बारे में अगर आ जाए तो अगर मान लीजिए कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में अगर है तो क्रिस्टल के फॉर्म में अगर रहेगा तो ये भी सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड है और ये दोनों ही गैस है, ठीक है। आपके बुक में सारा चीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ एरो पर हीट देने का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, और ये आप चीज सीख चुके हैं जिसमें हीट सप्लाई करते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यानी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। अभी देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बात और यहां पर ही डिस्कस कर देते हैं और वो भी बता देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है। अभी आप देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड को टूटना है, सिंगल कंपाउंड है उसको टूटना है, तो वो अपने आप तो टूटेगा नहीं, कोई कंपाउंड है बैठा हुआ उसको कोई झटका या सदमा लगेगा नहीं कि वो टूट जाएगा अपने आप, है ना। तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ हीट और सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण वो क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो ये 3 एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल कंडीशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि वो कंपाउंड टूट जाए। तो अभी देखिए क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आया और आपके बुक का क्वेश्चन है कि तीनों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ हो, सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ हो, है ना, और हीट के प्रेजेंस में हुआ, तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना था, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ लिख दिए, तो अभी इसके बारे में डिस्कशन कर ले, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो जो 3 एग्जाम्पल है उसको लेकर हम लोग चलेंगे, उसको करते हैं डिस्कस। अभी यहां पर देखिए आपके बुक में ये जो है रिएक्शन लिखा हुआ है,
अब इस रिएक्शन में सबका नाम देखिए यहां पर लिख दिए हैं। इसका नाम फेरस सल्फेट। फेरस कैसे आता है, ICOUS, ये सब पढ़ा चुके हैं। फेरस सल्फेट, ठीक है। अभी देखिए क्या है, सबसे सिंपल सा चीज पहले जो यहां से दिख रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन आया कि सिंपल सा चीज कि व्हाट विल हैपन इफ आयरन सल्फेट इज हीटेड, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय सीइंग द गिवन इक्वेशन। यहां देखकर ये बात पता चल रहा है। चलिए और क्या पता चल रहा है कि ये सॉलिड सब्सटेंस अगर ब्रेक होता है तो एक सॉलिड सब्सटेंस और दो गैसियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसमें से कि दो गैसियस सब्सटेंस का नाम यहां पर पता है आपको, और एक जो सॉलिड सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, ये बात हुआ। और देखिए आपको इसके बारे में क्या पता करना है, ये जो है ना आपका ये एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला है वो ये है FeSO4.7H2O। जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर ये डॉट जो लगता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा बात बस इतना सा जान लीजिए, अगर पहले भी हम बताए थे, अगर ये डॉट करके अगर ये वाटर मॉलिक्यूल लगा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में, चीनी देखे ना क्रिस्टल, मिश्री देखे ना मिश्री, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वो जो है वाटर उसी फॉर्म में इन सब चीजों में क्या अटैच है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक्चुअल में ये जो आपका है ना फेरस सल्फेट, इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़ा हुआ। ठीक है, रिएक्शन में नहीं दिखाया गया लेकिन ये आपको जानना है। ठीक है, इसका जो नाम है वो ग्रीन विट्रॉयल भी है, इसका कलर ग्रीन है, हरा। ठीक है अभी देखिए क्या होता है, जैसे ही इसको हीट करा जाएगा, इसको हीट करा जाएगा, तो हीट करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो इसका वाटर मॉलिक्यूल है वो इससे निकलने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, हीट करेंगे तो वाटर तो वहां से हट जाएगा ना। तो जैसे जैसे इसका वाटर मॉलिक्यूल यहां से कम होने लगता है तो इसका ग्रीन कलर क्या होने लगता है, फेड करने लगता है, यानी धीरे धीरे ये ग्रीन कलर कमने लगता है। और जब इसका पूरा वाटर खत्म हो जाता है तब जो इसका कलर है वो कंप्लीट व्हाइट हो जाता है, इसका कलर ठीक है, व्हाइट हो जाता है। और जब फाइनली जाकर ये इसका फॉर्मेशन करता है तो जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये अब आपको कलर सब एकदम ध्यान में रखना होगा। जैसे आता है क्वेश्चन की ये आया है, सब क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए अभी आपको जितना बात बता रहे हैं बस आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए, कैसे कैसे लेकर चल रहे हैं और आपको क्या क्या चीज याद रखना है। सिंपल सा चीज ये था, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका मतलब बताए, इसका नाम ये है, इसका कलर ये है। हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल कम रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कमेगा तो ग्रीन कलर धीरे धीरे फेड करेगा, फाइनली व्हाइट हो जाएगा, और जब ये इसमें चेंज होगा तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये जब प्रोड्यूस होता है ना तो बर्निंग सल्फर का स्मेल देता है। ये बर्निंग सल्फर मतलब सल्फर को जलाने के बाद जैसा स्मेल देगा वैसा ही इसका स्मेल होता है। तो उससे समझ में आ जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो इस वाले रिएक्शन में आपको इतना चीज ध्यान में रखना था। ठीक है, तो ये आपको जहां, अब देखिए आपको करना क्या है, ये आप अपने कॉपी में रिएक्शन लिख दिए, बैलेंस हम नहीं किए, बैलेंसिंग आपको करना होगा, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि सिखा दिए हैं। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पर एक कर देते हैं, अब जितना भी होगा वो आप खुद से जो है बैलेंस करते रहिएगा। अब देखिए रिएक्शन आप लिखे, रिएक्शन लिखने के बाद उसके नीचे नाम लिख दिए, फिजिकल स्टेट लिख दिए, एरो पर हीट दे दिए। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड जो जो बात इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, कुछ बुक में जो लिखा है बुक से देखिए, जो कुछ एक्स्ट्रा हम बताए कलर के बारे में वो है, आप यहां से देखिए। देखिए और एक क्वेश्चन इसका कैसे आया, आपसे क्वेश्चन ये आया कि हाउ दिस रिएक्शन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे पूछा गया कि कैसे ये रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपको इसमें आंसर ये लिखना होगा
this reaction is a decomposition reaction, as in this reaction a single compound, that is ferrous sulfate, break down into two or more substances, that is this and this. So this is a decomposition reaction. ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से ये बात आप बता सकते हैं। ठीक, अब फाइनल हो गया एकदम फाइनल हो गया। इसमें जितना बात जानना था वो बात आप जान गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको करते हैं रब। ये आपको इस तरह से कॉपी में लिख के सारा चीज लिखना है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप आप बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलाइसिस एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इन तीनों रिएक्शंस का क्या मतलब है वो देखिए। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए थर्मल का मतलब होता है हीट। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, मतलब टूटना। किसके प्रेजेंस में टूटा? थर्म, मतलब हीट के प्रेजेंस में टूटा तो थर्मोलाइसिस। फिर यहां देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के प्रेजेंस में टूटा तो फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रो यहां वर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए आया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है कि दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज carried out by heat is known as thermal decomposition। ठीक है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट। ऐसा नहीं कि उसको कैरी करके कहीं जा रहे हैं। कैरीड आउट कहने का मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जो कैरी मतलब आगे बढ़ा है, किसके मदद से? हीट के मदद से अगर हुआ है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अभी जो जस्ट हम लोग लिए थे वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। FeSO4, यहां पर हीट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए गैस अगर कहीं होता है ना, अगर अपवर्ड एरो भी दे देंगे तो इसका मतलब भी क्या होता है कि गैस रिलीज हुआ है, वो ऊपर स्टेप कर गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया। और भी आपकी बुक में है, वो आप दे सकते हैं। वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी 2 और है जो डिस्कस करना है यहाँ पर। फिर देखिए फोटोलाइसिस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कि जो डिफिनेशन यहाँ जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही इसका डिफिनेशन जाएगा। हम लिखने नहीं जा रहे हैं, बस सिंपल सा चीजें सुन लीजिए ध्यान से। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय हीट के जगह पर बस क्या लिखना है? लाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। फिर यहां पर आएंगे तो उसी तरह से जो है आपका हीट को हटाकर क्या लिख देना है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल में अगर एक यहां पर आ जाए तो जो आपकी बुक में है AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल है AgBr, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाएगा? Ag प्लस Br2। ये सब समझ में आता है ना? 2 यहां कहां से आ रहा है ये सब बता चुके हैं। तो ये हो गया। ये दोनों रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सोचते सनलाइट है तो चलो सनलाइट है तो जहां जहां सनलाइट होगा वो हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस का बोल देंगे। तो लिख दिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अब यहाँ पर नहीं होगा उसका एग्जांपल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ठीक है सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, कैरिड आउट हो रहा है, लेकिन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। अगर आप उसमें देखेंगे तो वो क्या हो रहा है? आपका 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आप फोटोसिंथेसिस को मत बोल दीजिएगा यहाँ पर फोटोलाइसिस, क्योंकि ये फोटोलाइसिस किसके अंडर है? डिकम्पोजिशन। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होना चाहिए कि रिएक्टिंग सिंगल होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी देखिए ये हो गया।
उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में वही हुआ, दो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल, वाटर में अगर बिजली दौड़ा देंगे, झटका लगेगा इसको, तो झटके में दे देगा H2 प्लस O2। और भी एग्जाम्पल है, इसमें भी अगर आप बिजली दौड़ा देंगे तो ये दो चीज आपको मिल जाएगा, बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। ठीक, अभी देखिए इन सब ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। पहला वाला पर डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसके अलावा भी दो रिएक्शन है जिस पर डिस्कशन करना है, वो दो पर कर ही देते हैं डिस्कशन, यहां पर लिख देते हैं। ये देखिए एक और रिएक्शन है आपके बुक में, ये डेल्टा का मतलब पता है ना, हीट। तो ये दो कंपाउंड जो है हमको देता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका नाम, कॉमन नेम क्विकलाइम। इसका कितना सारा नाम था, सब ध्यान में है। तो अभी देखिए इस रिएक्शन में जो आपके बुक में जो भी चीज दिया हुआ है, रिएक्शन को लिखे, लिखने के बाद उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखना है। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन CaO यानी क्विकलाइम इज यूज्ड in the manufacture, मतलब बनाने में, of सीमेंट। मतलब इसका यूज इंडस्ट्रीज में होता है सीमेंट बनाने में, सीमेंट को बनाने में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन में लिखा हुआ था, तो आप वो लिख लेंगे, फिजिकल स्टेट देख लेंगे, सॉलिड है, गैस है, ये सब आपके उसमें दिया हुआ है, तो बड़े आराम से उसको आप वहां से देख लेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जो केमिकल रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया है, PbNO3 हीट के प्रेजेंस में PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन याद कीजिए, डिस्कस हुआ नहीं है लेकिन बैलेंसिंग किए हैं आप लोग। अभी देखिए इसमें सबका नाम आपको पता होना चाहिए, बुक से देख देख कर आप लिख सकते हैं। इसका नाम बता भी सकते हैं, बता भी रहे हैं बहुत लोग, सही, बहुत अच्छा। लेड, हाँ, नाइट्रेट। इसका नाम बोल सकते हैं लेड मोनोऑक्साइड, एक है ना ऑक्सीजन, ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये बाबू साहब हमारे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये प्राण चला जाएगा हम लोग का। अब देखिए ये तो हुआ इनका नाम, और क्या क्या बात ध्यान में रखना है इस रिएक्शन के लिए, वो है कलर। क्या क्या कलर है इसमें वो आपको ध्यान में रखना है। ये कलर है व्हाइट, ये एक सॉल्ट है, लेड का सॉल्ट है, इसका कलर है व्हाइट, ठीक है। इसका जो कलर है ये है येलोइश, या येलो भी बोल सकते हैं, येलोइश भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसका जो कलर है ये ब्राउन है, ब्राउन फ्यूम्स। आप देखेंगे आपके बुक में लिखा है ब्राउन फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब धुआं। जब भी ये प्रोड्यूस होता है, धुआं जब निकलेगा तो ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, तो समझ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये अब इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात बस ये कि ये कंपाउंड अगर हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो क्या क्या दिया और क्या चेंज हुआ कलर में। व्हाइट था, येलोइश हो गया, फिर एक ब्राउन कलर का धुआं दिखा, वो क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से पढ़ेंगे ना तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बाद में, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, बोलेगा क्वेश्चन में क्या कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सॉल्ट ऑफ लेड is heated and produces a gas which is brown in color या produces brown fume, है ना। और फिर बोलेगा कि उसी मेटल का जो है मोनोऑक्साइड फॉर्म किया गया है, बोलेगा अब उस केमिकल रिएक्शन को लिखिए।
तो ये अगर आपको पता रहेगा ना, हिंट मिला रहेगा कि इसका कलर ब्राउन है, तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, आगे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ये सारा चीज करेंगे। तो यहां से देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का जितना भी आपके बुक में रिएक्शंस था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। रिएक्शन लिखे, उसके नीचे इंपॉर्टेंट बात लिखना है, ये रिएक्शन लिखे, उसके नीचे इंपॉर्टेंट बात लिखना है। बुक में जितना इंपॉर्टेंट बात मिलता है वो आप लिख लीजिएगा। आते हैं फोटोलाइसिस में। फोटोलाइसिस में सबसे पहला जो रिएक्शन है, इसका नाम नहीं हम यहां लिखने जा रहे हैं, बोलिए सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये आएगा, एक्टिविटी भी दिया हुआ है आपके बुक में, फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे कि एक्टिविटी जो भी चीज है वो आपको करना है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द एक्टिविटीज विच वेर डिस्कस्ड इन योर बुक। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस बुक और एनी बुक, जो भी बुक है जिससे आपको एक्टिविटी के बारे में समझ में आए, वो आप जरूर देखिए। एक्टिविटी है आपके सिलेबस में। तो अभी देखिए इसमें आप देखिए एक्टिविटी में दिया है चाइना डिस्क में इसको रखा गया, रखने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद देखा गया ये कलर चेंज हुआ। तो कलर जो चेंज हुआ तो पहले मालूम तो होना चाहिए कलर क्या है। इसका कलर था व्हाइट, तो देखा क्या गया, ग्रेइश व्हाइट कलर हो गया, फिर ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, इसका कलर जो है वो येलोइश ग्रीन, क्लोरीन का येलोइश ग्रीन। फिर इसका भी कलर व्हाइट था, फिर यहां जो कलर आया वो ग्रेइश व्हाइट, और इसका जो है रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन भी बोलते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, अभी देखिए सर इतना कलर सब कैसे याद रखेंगे। अब कहीं कहीं पर हिंट आपको हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का देखिए होंगे थोड़ा ग्रे कलर का रहता है। तो अभी देखिए हुआ क्या, जब सनलाइट के प्रेजेंस में आया तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद सिल्वर मिला, तो अब जो सिल्वर का जो कलर होगा वही ना यहाँ दिखेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, पहले व्हाइट कलर था, सनलाइट के प्रेजेंस में आने के बाद इसका कलर ग्रेइश व्हाइट हो गया, और साथ ही साथ येलोइश ग्रीन क्लोरीन गैस आपको मिला। उसके बाद फिर ये जो है यहां से व्हाइट था, फिर इसका कलर ग्रेइश व्हाइट हुआ, और साथ ही साथ रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन जो है गैस ब्रोमीन आपको यहाँ पर मिला। ठीक, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये कि ये दोनों रिएक्शन का एक यूज है, वो यूज ये है कि दीज टू रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बुक में दिया हुआ है कि दीज रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी देखिए क्या होता, अब तो ऐसा है नहीं, पहले रील आता था, वो कोडैक कैनन का कैमरा रहता था, उसके अंदर रील डाला जाता था, उसका जो है निगेटिव निकाला जाता था, फिर उसको लैब में भेजा जाता था, वहां लैब में ये सब केमिकल उस पर दिया जाता था, तो जाके इमेज फॉर्मेशन होता था। तो इसीलिए बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन को यूज किया जाता था। तो अभी फिलहाल तो इस तरह का यूज निगेटिव वाला वो सब तो होता नहीं, मोबाइल से भी आप स्नैप ले लेते हैं, उससे भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये पहले इसका यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये आपसे नहीं पूछने जा रहा कि कैसे इसका यूज है या नहीं, बस ये ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन का ये यूज है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं फाइनली, इधर से एकदम क्लियर हो गया। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, आपको केमिकल रिएक्शन लिखकर उसके नीचे जितना इंपॉर्टेंट बात है आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं लास्ट, फाइनली जो हमारा बचता है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में मालूम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां से ये ब्रेक कर गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ये ब्रेक कर गया सोडियम और क्लोरीन में। एक एक्टिविटी है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसको रब करना पड़ेगा तब जाके थोड़ा स्पेस बनेगा, तो वहां पर डिस्कस करते हैं। तो स्लाइड को करते हैं चेंज और आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। देखिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को समझाने के लिए। आपके एनसीईआरटी में सेम यही फिगर दिया हुआ है और ये एक्टिविटी में भी है, तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे जो क्वेश्चन बोर्ड में आया वो भी अभी बता देंगे, वो आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है।
तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को समझने के लिए ये जो एक्टिविटी है उससे हम लोग समझते हैं। देखिए इस फिगर में एकदम क्लियर है, ये क्या है, प्लास्टिक मग है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, दो रॉड है, दोनों ही रॉड ग्रेफाइट का बना हुआ है, कार्बन बोल सकते हैं आप। दोनों ही रॉड है आपका, एक जिसमें कि एनोड है और एक हमारा कैथोड है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर एक रबर स्टॉपर दिया हुआ है और इस प्लास्टिक मग में वाटर को फिल कर दिया गया, वाटर को दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी के कनेक्शन होने से स्विच जैसे ही ऑन हुआ तो अब इस सोल्यूशन, इस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ये जो वाटर है इसके अंदर ब्लू ब्लू जो आप देख रहे हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, H2 और O2 ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बैलेंस कर देते हैं। अभी देखिए टूटने के बाद क्या हुआ, ये भी गैस है हाइड्रोजन और ये भी गैस है। अब आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे प्लस होता है। आपको ये पहले ही बता दिए थे, वो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो 7 लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड, कैथोड, कैटायन, एनायन के बारे में सारा डिस्कस हो चुका था। जो लोग नहीं देखे वहां जाकर देख लीजिए। तो एनोड और कैथोड यहाँ पर है, तो अब देखिए बताया गया ना A to A और C to C। एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके तरफ कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब देखिए एनोड हमारा है पॉजिटिव, तो इस वाले ट्यूब में कौन सा गैस जाएगा, निगेटिव वाला, वो क्या है हमारा ऑक्सीजन। तो एनोड के अंदर कौन सा गैस प्रोड्यूस हो गया, ऑक्सीजन। अब कैथोड होता है निगेटिव, अब इसमें जो भी चार्ज जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए कैथोड ट्यूब के अंदर कौन सा गैस आपका जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, वो है हाइड्रोजन। तो ये एक्टिविटी करके ही देखा गया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 अलग अलग गैस चला गया। अब कैसे जाने कि वो कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस को जानने का, आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हाइड्रोजन होता है इनफ्लेमेबल गैस, मतलब ये किसी के भी अगर थोड़ा भी अगर हीट है तो वो जल जाता है, इनफ्लेमेबल है, जलनशील है ना। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर जो बबल्स आएगा हाइड्रोजन गैस का, वहां पर अगर आप बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि क्या होता है, वो जो बबल्स अगर हाइड्रोजन का है तो वहां पर अगर आप आग लाएंगे ना तो वो हल्का से क्या होगा, ब्रस्ट करेगा, फटेगा, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई दैट द गैस इज हाइड्रोजन। तो इस तरह से पता चल जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, जानते ही है। और ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो टूट कर यही 2 गैस मिला है, तो ऑब्वियस है वही 2 गैस होगा। तो किसमें कौन गैस है, तो टेस्टिंग है सबका, उससे पता चल जाता है। ये तो चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर 3 में और डिटेल में वहां पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अभी अब वो बुक का क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, और यही बोर्ड एग्जाम में आया आपका, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी एकदम आ सकता है। आप देख सकते हैं पेज नंबर, एनसीईआरटी पेज नंबर 10 अपने पास बुक आप लोग रखे होंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं है, स्टैंडर्ड है, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो बार बार पढ़िए। अभी देखिए इसको और समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए ये यहाँ पर 2 लग गया है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये जो है कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, है ना। और ये आपका सिंगल टाइम्स ही है। तो अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुआ है टेस्ट ट्यूब में, वो ऑक्सीजन गैस से कितना टाइम ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, 2 टाइम्स। तो आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा कि क्यों 2 टाइम्स ये प्रोड्यूस हुआ है उस टेस्ट ट्यूब में, और जो भी 2 टाइम्स जो गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका क्या नाम है, तो क्या नाम है, हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो वो हो गया। अब हम लोग ये वाला पार्ट देखते हैं, क्यों ये ट्वाइस प्रोड्यूस हुआ है। बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट होता है, तो बहुत सिंपल सा रीजन है। यहाँ पर देखिए क्या है, वाटर में ही देख रहे हैं हाइड्रोजन का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। और आपको पता है कि ये किस रेशियो में कंबाइन होता है, 2:1 के रेशियो में कंबाइन होता है।
वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होता है। अब देखिए ये रेशियो भी ध्यान में रखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, एटम के रिस्पेक्ट में, वो भी आपको ध्यान में देना है। एटम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एकदम क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन का 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। तो जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने पर भी हाइड्रोजन का 2 पार्ट होगा और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा। इसीलिए हाइड्रोजन का 2 पार्ट होने के कारण ये गैस उस टेस्ट ट्यूब में ट्वाइस में मौजूद है। और साथ ही साथ ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण कि ऐसा होता है। तो आप वहां पर अगर शॉर्ट में लिखना एकदम सिंपल से यही आंसर लिखेंगे कि इन द कंपाउंड वाटर देयर इज 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ water, the hydrogen produced in the test tube is always twice than that of oxygen। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया यहाँ से जो हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में था वो क्लियर। डिस्प्लेसमेंट और जो डबल डिकम्पोजिशन है वो बहुत सिंपल है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट था, डिस्कस करना बहुत जरूरी था। अब आपको समझ में आ चुका है कि बुक के अंदर से किस तरह से पढ़ना है। और अब अगर आप इस चीज को इस तरह से लिख कर नोट्स बना लेंगे, याद कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में जो आप क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो आपके बोर्ड में पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखेंगे कि आपसे बनेगा। हाँ, आपको याद होना चाहिए अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा। तो आपको वर्क बहुत सारा मिल रहा है आज, इतना तो नोट्स कंप्लीट करिए ही, है ना। और साथ में जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अब जो आपका होमवर्क होगा एनसीईआरटी बुक से, तो पहले तो इन टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है लिखते चलिए फटाफट। पेज नंबर 10 एनसीईआरटी पेज नंबर 10 क्वेश्चन 1 and 2। होमवर्क एकदम बनाते चलिए तो ही फायदा होगा। फिर पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1। 2 तो हो गया है शायद, अगर 2 नहीं हुआ है तो 2 कर लीजिएगा, अगर हो गया तो छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाइए पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 3। तो सब कंप्लीट हो गया है। फिर पेज नंबर 16 क्वेश्चन ये 12, बड़ा इंपॉर्टेंट, यही बोर्ड में आया है जो डिस्कस भी किया आज। 13, 14, 15 नोट्स में आप लोग बना चुके थे, अगर नहीं बनाए हैं तो 15 कर लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बस इतना आपका होमवर्क है, इसको करिए कंप्लीट। एक क्लास हमारा जाएगा क्वेश्चंस का डिस्कस करना है तो एक उसमें, एक जाएगा अब हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत लोग को दिक्कत होता है, इस पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे, आप लोग को हर बात क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, जो भी डाउट होता है, क्वेश्चंस जो भी अगर डाउट होता है ग्रुप में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बनाइए होमवर्क, बड़ों का बात मानिए, डिसिप्लिन रहिए, ऑनेस्टली अपना काम कीजिए, सब अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।